चलिए भौतिक विज्ञान की बातें करें। किसकी बातें करें? भौतिक विज्ञान की बातें करेंगे और यहाँ पे मात्रक एवं मापन की बात भी करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की अगर बातें कर रहे हैं, इसमें मात्रक एवं मापन की बातें करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक-एक क्वेश्चन चलेंगे, टॉपिक वाइज़ चलेंगे। ये बीपीएससी का बुक जो खान सर का, उसी पे आधारित ये डिटेल लाया हूँ और ये पीडीएफ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। 15 ही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन डिटेल के साथ, और पूरे जो मात्रक एवं परमाणु या मापन कहिए, मात्रक एवं मापन कहिए, इसकी क्वेश्चन क्लियर होंगे। और चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है बता दीजिए। आपके सामने ये आंसर है, बताएंगे। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य की। तो एंगस्ट्रॉम इकाई पूछे, तरंगदैर्घ्य की बता देना है। अब इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इकाई तरंगदैर्घ्य की। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल की जानकारी लेते हैं और सिर्फ सुनिएगा, आप लोग सिर्फ सुनना है, मेरा काम है याद करवाना। कैसे? तो सुनिएगा। एंगस्ट्रॉम जो है कौन है? एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है, लंबाई मापने की इकाई है। ये भी जान लीजिए, कौन? एंगस्ट्रॉम, जिसका उपयोग छोटी एवं लघु, मतलब छोटी और भी छोटी, लघु मतलब छोटी दूरियों को मापने में किया जाता है। छोटी और लघु और भी छोटी दूरियों को मापने में किया जाता है एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल, उपयोग। और यह है तरंगदैर्घ्य से संबंधित। एंगस्ट्रॉम जो है का प्रयोग जो है अणु, परमाणु, रासायनिक बंधनों की लंबाई तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण की लंबाइयों को मापने में भी किया जाता है। समझ गए? अगर पूछे एंगस्ट्रॉम का प्रयोग अणु, परमाणु, रासायनिक बंधनों की लंबाई तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण की लंबाइयों को मापने भी किया जाता है, मापने में भी किया जाता है, मापने में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये तो बात है ही, हम जानते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस मीटर, या आप नैनोमीटर में अगर पूछेगा आपसे तो नैनोमीटर में बता देना है कि 0.1 नैनोमीटर होता है, के बराबर होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बराबर होता है मीटर में 10 पे पावर -10, और अगर नैनोमीटर में पूछे तो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम शब्द जो है यह है एंडरसन जोन्स एंगस्ट्रॉम नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। अब समझ गए एंगस्ट्रॉम क्यों रखा गया? क्योंकि एंडरसन जोन्स एंगस्ट्रॉम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। क्लियर हो गए? और भी बातें करें, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, या नापी जाती है या मापी जाती है? तो नापी जाती की बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने इसमें 5 ऑप्शन है, याद रखिएगा 5 ऑप्शन है। अब इसका इस्तेमाल करना है आपको, बताइए। तो आपको इसका आंसर का जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर होता है। देखिए आर्द्रता की किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा एनसीईआरटी आधारित है, 5 ऑप्शन के साथ लाया हूं, खान सर का बुक है, याद रखेंगे। 72 जो बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर दोनों में काम आने वाला ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो आंसर जान गए, अब डिटेल जानते हैं। डिटेल में व्याख्या करते हैं। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं बताइए? ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, किसे कहते हैं? तो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को। आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर, आर्द्रता की बात करें हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से। देखिए आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र मापेंगे, और हाइड्रोमीटर आ जाएगा तो नामक उपकरण से क्या करेंगे? द्रव की घनत्व मापी जाती है। और भी चलिए अब जैसे पैरोमीटर की बात करते हैं, है ना ऑप्शन में पैरोमीटर। पैरोमीटर से किसी वस्तु की सतह के उच्च तापमान, जो कि 15 यहाँ पे डिग्री मिट गया है, अगला पीडीएफ में सुधर जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा को मापा जाता है। तो पैरोमीटर से किसी वस्तु की सतह से उच्च तापमान से, या उच्च तापमान से जो मापा जाता है, जैसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर हो तभी मापा जाता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब वहां तक नाप सकते हैं।
अब इसी में लैक्टोमीटर आ गया है। लैक्टोमीटर द्वारा हम दूध के घनत्व की माप करके इसकी शुद्धता के बारे में जानकारी देते हैं या दी जाती है, या जानकारी लेते भी हैं। तो लैक्टोमीटर दूध की घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दूध से संबंधित हो गया लैक्टोमीटर, ये बात तो समझ गए। अगर आपसे पूछे तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किस राशि का मात्रक नहीं है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, हम ये बात जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बताइए, तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस बात की हम बात करेंगे और आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, विकृति। विकृति है। अब विकृति की बात हो रही है, अब इसके बारे में जानना जरूरी है। मतलब जानकारी जरूरी है, तो कैसे जानकारी, तो सुनिए। विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है। किसके प्रदर्शित करती है, विरूपण को प्रदर्शित करती है। बाह्यबल मतलब बाहरी बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। यह जो है दो लंबाइयों का अनुपात है। विकृति जो है दो लंबाइयों के अनुपात को कहा जाता है। अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है। विकृति की कोई जो है इकाई नहीं होती है। तो ये पढ़ना जरूरी था और जैसा दिया है मैंने वही किया है। हिंदी इंग्लिश में मैंने चेंज नहीं किया है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 1 माइक्रोन बराबर है। देखिए एग्जाम में आ चुका है बगल में, उसी का तैयार किया हुआ प्री क्वेश्चन है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है हम जानना चाहते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं 1/1000 मिलीमीटर होता है। मतलब 1/1000 होते हैं। मतलब 1/1000 मिलीमीटर होते हैं। अब इसकी जानकारी के हिसाब से अगर देखें मिलीमीटर की बात करेंगे तो देखिए बटा हुआ कैसे रहता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 10 पे पावर कितना है, -6। और याद रखिएगा, और -6 मीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका, ये गुना है बीच में, याद रखिएगा गुना का सिंबल है। तो 10⁻⁻6 गुने 10⁻3 मिलीमीटर होता है। और इसके बराबर कितना होता है, तो इसके बराबर होता है 1/10⁻3 मिलीमीटर होते हैं। उसके बराबर कितना होगा, तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। समझ गए, यही है तरीका। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समझने में इश्यू तो नहीं, बताएंगे, है ना। चलिए कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। 5वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 5वां प्रश्न बताइए। 5वां प्रश्न है 1 किमी दूरी का तात्पर्य है। 1 किमी दूरी का तात्पर्य क्या होगा बताएंगे, तो हम बताएंगे 1000 मीटर होगा। अच्छा 1000 मीटर होगा, हाँ 1000, कि 1 किमी का तात्पर्य है 1000 मीटर। कितना है, 1000 मीटर है, ठीक है, ये मान गए। अब किलोमीटर जो है, किलोमीटर लंबाई मापने की एक इकाई है। क्या है, किलोमीटर अगर मापने, जो किलोमीटर लंबाई है मापने की एक इकाई है, ये जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली मतलब इसका एसआई का हिस्सा होता है। क्या होता है, एसआई का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हो गए। एक इकाई है ये हम जानते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की एसआई का हिस्सा होता है, ये भी हम मानते हैं। अब मान लीजिए इसमें मैथमेटिक्स रूप से देखें तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। समझ गए। तो अगर 1 सेंटीमीटर पूछे तो 10 मिलीमीटर लगाइएगा, 1 मीटर बराबर पूछे तो 100 सेंटीमीटर बता दीजिएगा। ये सब पूछता है सवाल। अब चलिए 6 क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आ चुका है, बगल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है क्या, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर 12, वही -12, याद रखिएगा 10 पे पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे पावर -12 के बराबर होता है। चलिए ये हो गए। अब इसकी व्याख्या की बात करेंगे और थोड़ी डिटेल की बात करेंगे। तो व्याख्या है कि द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम होता है, फेम्टोग्राम बोलते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमानों को मापने का लघु इकाई कौन कौन है। लघु मतलब छोटा, अति छोटा कहिए।
मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम होते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -12 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -3 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -6 ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -9 ग्राम, 1 फेप्टोग्राम 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -15 ग्राम, मतलब 10 पे पावर -15 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा। और चलिए 7वां प्रश्न आ चुके हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अगर ये पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रकाश वर्ष का संबंध है, देखिए 4 ऑप्शन है, ये 5वां प्रश्न भी है। ऑप्शन ध्यान से रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से, किससे? दूरी से। और दूरी से है तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष माप की एक इकाई है, एकदम सही बात है, जिसका उपयोग प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सही बात है, प्रकाश वर्ष जो है क्या है? एक वर्ष में जो तय किया गया दूरी है उसी को व्यक्त करेंगे ना जी। इसका उपयोग जो है आमतौर पर किसका? प्रकाश वर्ष का उपयोग जो है आमतौर पर सितारों, आकाशगंगा जो होते हैं, जैसे खगोलीय पिंडियों, जो खगोल पिंड हैं, के बीच की दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए प्रकाश वर्ष का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सितारा है, सितारे जो हैं, स्टार कहिए, आकाशगंगा को कहिए, याद रखिएगा उसके जो खगोलीय पिंड हैं उसके बीच की दूरी को हम लोग व्यक्त करते हैं कि कितना दूरी है हमारे पृथ्वी से और उसके उन दोनों के बीच में, मतलब किसी भी क्षेत्र में। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो बताइएगा 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं है, आयतन नहीं है, आयतन नहीं है। और इसी तरह इसी से संबंधित जो एग्जाम आया था, जो है एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है, यही सवाल को सिर्फ चेंज कर दिया। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गति। देख रहे हैं, गति, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आयतन नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए वेग है, बल अघूर्णन है, विस्थापन है, लेकिन गति नहीं है। जिसमें वह वाला शब्द है ना वो सदिश होता है लगभग। चलिए तो ये हो गए आगे। और फिर एग्जाम हुआ था, ठीक है, 65 जो बीपीएससी है उसमें हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि नहीं है पूछा दोगों में एक, और इसी सवाल में अदिश पूछ रहा है, कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन होगा? जिसमें दाब होगा, क्योंकि ब वाले जो हैं सदिश हैं, है ना, त्वरण ये सब। चलिए आगे इसका डिटेल लेते हैं। आयतन एक अदिश राशि है, ये हम जानते हैं, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सब जो है सदिश राशि हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। जिसमें दिशा और परिणाम हो वो हम जानते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम ना हो वो भी जानते हैं। लेकिन आप कमेंट करेंगे अदिश राशि की बात करते हैं तो वे भौतिक राशियां या मात्राएं जिनमें केवल परिणाम होते हैं। क्लियर हो गए? मतलब कि परिमाण और दिशा अगर हो तो वो सदिश हो जाएंगे, और अगर जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा ना हो तो समझ जाइए अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, तापमान हमारा अदिश राशि है, आयतन हमारा अदिश राशि है, घनत्व हमारा अदिश राशि है, समय हमारा अदिश राशि है, कार्य हमारा अदिश राशि है, ऊर्जा हमारा अदिश राशि है, कोण हमारा अदिश राशि है, आयतन हमारा अदिश राशि है, और दाब भी हमारा अदिश राशि है, और विद्युत धारा भी हमारा अदिश राशि है, चाल कहिए या गति कहिए ये भी हमारा अदिश राशि है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी भी हमारा अदिश राशि है, और विशिष्ट ऊष्मा भी हमारा अदिश राशि है। तो बचा सदिश राशि में वेग हो गए, जिसमें वह वाले शब्द होंगे जिसमें वेग भी होंगे, मतलब परिमाण भी होंगे और दिशा भी होंगे, समझ गए, वो सदिश राशि हैं। और द्रव्यमान, तापमान, आयतन, घनत्व, समय, कार्य, ऊर्जा, कोण, आयतन, दाब, वैद्युत धारा, चाल, गति, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब जो है अदिश राशि हैं। बोलिएगा मत।
अब सदिश राशि की बात करते हैं तो थोड़ा जान लीजिए। सदिश राशि के बारे में बात करें, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं एवं सदिश जोड़ने के नियमों का पालन करती है। सदिश जोड़ने के नियमों का पालन करती है, जैसे विस्थापन, तो वेग, त्वरण, बल, संवेग और आवेग, ये सब होते हैं। समझ गए? तो विस्थापन हो गए, वेग हो गए, त्वरण हो गए, बल हो गए, संवेग हो गए, आवेग हो गए, यही सब हैं, याद रखिएगा। तो सदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं एवं सदिश जोड़ के नियमों को पालन करती है, और जैसे विस्थापन हो गए, वेग हो गए, त्वरण हो गए, बल हो गए, संवेग हो गए, आवेग हो गए, ये सब होते हैं। और भी बातें करें, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है 1 जिप्टो बराबर है। 1 जिप्टो बराबर कितना होता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे 10 पे पावर -21 है। तो 10 पे पावर -21 है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। 1 जिप्टो बराबर क्या होता है बता दीजिए। 10 पे पावर जो -21 के बराबर है, याद रखिएगा। 1 जिप्टो बराबर होता है 10 पे पावर -21 के बराबर है। जिप्टो बराबर अगर बात करें, ग्रीक हेप्टा के रूप में परिवर्तित होकर आया है, जिसका अर्थ होता है 7। जिप्टो जो होते हैं वो होते हैं ग्रीक हेप्टा के रूप में परिवर्तित होकर आता है, ये बात मानते हैं, जिसका अर्थ होता है 7। याद रखेंगे, हेप्टा और जिप्टो एक ही है, बस ग्रीक में हेप्टा के रूप में परिवर्तित होकर बन जाता है जिप्टो, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी का समय अवधि होती है। पेंडुलम घड़ी को हम दोलन काल भी कहते हैं। समझ गए? दोलन काल भी कहते हैं। तो ये बताइए, 2022 का प्रश्न है, तो कितना होगा? तो 2 सेकंड होंगे, ऑप्शन नंबर बी होंगे, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए इसकी जानकारी और थोड़ा ले लेते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुरंत आएंगे। पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आएगा। व्याख्या की बात है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि जो है, दोलन जो काल होते हैं 2 सेकंड का होते हैं, ये हम जानते हैं। पेंडुलम घड़ी जो होता है का दोलन काल अगर पूछे, मतलब दोलन काल, आवर्त काल पूछे, देखिए समय अवधि को ही दोलन काल बोलते हैं। पेंडुलम जो घड़ी होते हैं उसे आप दोलन के रूप में भी जानते हैं, दोलन घड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी, क्योंकि समय अवधि दोलन काल है ना, तो दोलन काल मतलब आवर्त काल पूछे तो टी बराबर होता है, यार क्या, टी बराबर होता है 2 गुने या 2 पाई बराबर, याद रखिएगा, ये स्क्वायर का मतलब ऐसे है, रूट, ठीक है? रूट को घेरिए 1/g कर दीजिएगा, ऐसे सूत्र होते हैं, 1/g होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? 1/g। तो ये हो गए। अगर यहाँ पूछे एल बराबर कितना होता है, पेंडुलम की लंबाई को कहते हैं एल। जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका टोटल सूत्र हम बता देते हैं कैसे होता है कि आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई बराबर, मतलब 2 पाई रूट बराबर 1/L/g, ऐसे होते हैं, ठीक है? जिसे हम 1 बोलते हैं। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। 11वां प्रश्न है, 11वां, ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर क्या नापता है बता दीजिए। तो वो नापता है ध्वनि की तीव्रता। देखिए उपरोक्त में से कोई अभी तक 1 से अधिक का उसमें से नहीं है, ये नहीं आए, इसलिए हम उसमें टिक नहीं लगाए हैं। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, बहुत सिंपल है कि ऑडियोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो व्यक्ति की सुनने की क्षमता और ध्वनि की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ऑडियोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो व्यक्ति की सुनने की क्षमता और ध्वनि की तीव्रता को मापने में मदद करता है। गलती तो नहीं होनी चाहिए। 12वें प्रश्न की बात करेंगे और समझेंगे। 12वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो है मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है ऑडियोमीटर, अब ऑडियोमीटर की बात हो रही है तो व्याख्या करते हैं कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पर लगाया होता है और यह दर्शाता है कि गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की है। इलेक्ट्रॉनिक
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों का संयोजन, जिसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है। क्लियर हो गए? और भी बातें करें तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों का संयोजन भी हो सकता है। चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला के समतुल्य अगर पूछे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर की बात करता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर की बात करता है। अब इसकी बात हो रही है तो जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। जानकारी क्या है कि व्याख्या के अनुसार देखें तो टेस्ला एक चुंबकीय प्रवाह घनत्व इकाई है। प्रवाह घनत्व इकाई है, याद रखिए डेंसिटी वाला बात है। एक टेस्ला जो है 10,000 गॉस के बराबर होता है। कितने के बराबर होते हैं? 10,000 गॉस के बराबर होते हैं। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक वेबर प्रति वर्ग जो है मीटर के बराबर होता है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, मतलब 1/WP गुने मीटर स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। एक टेस्ला जो है न्यूटन, एक टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। ये सब आपको इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको क्लियर करना है। एक टेस्ला कितने बराबर होते हैं? एक वेबर प्रति मीटर के बराबर होते हैं। जैसे शॉर्ट में आप एक वेबर का करिएगा WB, ठीक है, मीटर स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा। और अगर एक टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है, ये भी आप दे सकते हैं आंसर में अगर आ जाए तो। और यहाँ पे और जानकारी ले लेते हैं कि ये जानकारी लेते हैं, ये नाम क्या है? थोड़ा सा नाम है गड़बड़। देखिए ये नाम जो है थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे लिखा गया है। नाम है लोरेंटज वल नियम के बराबर। लोरेंटज वल नियम के बराबर या वल नियम के मुताबिक एक कूलाम आवेश वाला कण जो है एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत गति करता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ रहा है कि लोरेंटज के जो हैं बल जो नियम देते हैं उनके मुताबिक अगर हम देखें तो एक कूलाम आवेश जो होता है, एक कूलाम आवेश वाला जो कण होता है जो कि टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत गति होता है, मतलब गति से लंबवत गति करता है, उसे हम मिली टेस्ला या माइक्रो टेस्ला जैसी छोटी इकाइयों का उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पे देख लीजिए बढ़िया से फिर से कि क्या करता है, एक लंबवत गति करता है जो कि मिली टेस्ला जिसे MT बोलते हैं या माइक्रो टेस्ला जिसे UT बोलते हैं, ठीक है, जैसी छोटी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो इसकी मापन की इकाई क्या है बता दीजिए। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो यह है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। तो टेस्ला है तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। और ये लगातार अभी चलेंगे BPSC के टीचर के लिए, साइंस का भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका चलेगा, क्योंकि ये NCERT आधारित है। अवश्य देख के जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई मतलब चेंज चाहते हैं पढ़ाने में तो आप कमेंट कीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, फन करूं, कॉमेडी करूं तो आप करिएगा। चलिए, चुंबकीय बल के मापने की इकाई को टेस्ला कहते हैं। चुंबकीय बल को मापने को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं, मतलब टेस्ला होता है। इसका नाम जो है महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पे जाना जाता है। किसके नाम पे? निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। टेस्ला एक बड़ी इकाई है, याद रखिएगा, इसलिए अक्सर गॉस नामक एक छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है। टेस्ला एक बड़ी इकाई है इसलिए इसके जगह पे अक्सर गॉस नामक एक छोटी इकाई का उपयोग करते हैं। एक टेस्ला बराबर होता है कितना गॉस? 10,000 गॉस के बराबर होता है। ऊपर ही पढ़े थे। 15वां प्रश्न है और 15वें प्रश्न की जानकारी लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि मापन और मात्रक से सवाल खत्म हो गए और उसके बाद जो BPSC में आए हुए सवाल हैं यांत्रिक ऊर्जा से, आज वो भी खत्म करेंगे, लेकिन उसका PDF बनाने में समय लगेगा। उससे पहले आप ये वीडियो देखते रहिए और समझिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम क्षेत्र में जा रहे हैं, NCERT आधारित अगर पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम होना निश्चित है, ये मैं वादा कर सकता हूं। तो किसी घर में
किसी घर में एक महीने में ऊर्जा का खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। मतलब कुल कितनी ऊर्जा जूल में होगी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है स्पष्ट रूप से। तो बताना है कि 9 गुने मतलब 9 इंटू 10 पे पावर 8 ऊर्जा जूल खपत होगी। यही बात तो है। अच्छा, ये बात है, तो हाँ जी यही बात है। तो चलिए जानकारी लेते ही व्याख्या के साथ खत्म करेंगे। व्याख्या यही है कि विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा मतलब KWH किलोवाट घंटा के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। 3.6 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। किस में बदलने के लिए? जूल में बदलने के लिए। इसलिए 250 यूनिट जो ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा को जूल में बदलने के लिए हमें 250 को मतलब गुना करिए 3.6 गुने 10 पे पावर 6 से गुना करेंगे। ठीक है, और गुना करने के बाद जो गणना होती है उस गणना के हिसाब से आगे हम कैसे करेंगे? 250 गुने 3.6 गुने 10 पे पावर 6 बराबर हो जाएगा 900 गुने 10 पे पावर 6 हो जाएंगे। और जूल में बदलने के लिए और भी क्या हो जाएगा? 9 गुने 10 पे पावर कितने हो जाएंगे? 8 जूल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 0 0 900 मतलब 2 जीरो, इधर 2 जीरो भेज दीजिए तो 9 गुने 10 पे पावर कितने हो जाएंगे? 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो जाएंगे। 2 जीरो को जोड़िएगा तो जूल के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। और भी बात करें इस प्रकार 250 यूनिट ऊर्जा 9 गुने 10 पे पावर 8 जूल के बराबर होती है, मतलब 10 पे पावर 8 जूल के बराबर होगी। क्लियर हो गए? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं, इसी तरह डिटेल आपको आता रहेगा 1 शॉर्ट वीडियो MCQ विथ डिटेल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यांत्रिक ऊर्जा। आगे फिजिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी, फिर करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो चलिए उसके बाद पॉलिटी, फिर चलेगा। आप जितना बार पढ़ के जाइएगा अवश्य क्वेश्चन आएंगे और सब नया आधारित बुक आएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और समझते रहें। और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नलिन अकाडमी टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र, नलिन अकाडमी टेलीग्राम के नाम से जानेंगे। नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ही है, आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।